नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के टॉप 100 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और यह सेशन आपके अपकमिंग बिहार एपीओ एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने सेशन का मैंने नाम भी आपके लिए रखा है एग्जाम ओरिएंटेड महा मैराथन। कुल 100 क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल यह जो पैटर्न है आपका, चाहे मैं बिहार एपीओ की बात करूं या फिर बिहार जुडिशरी की बात करूं या फिर जो आपका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है सीबीआई एपीपी और दिल्ली एपीपी का भी, उसके लिहाज से भी आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा और हर बार की तरह आज के भी सेशन का आपको पीडीएफ लॉकुल के अपने डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन शॉर्ट बीएनएसएस 2023 रिसीव द प्रेसिडेंशियल असेंट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 21 दिसंबर 2023, ऑप्शन बी 24 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 2023, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2023। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिलती है? यह जो आपका कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिलती है, यही आपसे सवाल पूछा गया। किस तारीख को मंजूरी मिली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर को आप क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द बीएनएस ऑफिशियली कम इनटू फोर्स? यह लागू कब से हुआ? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया। राष्ट्रपति की तो मंजूरी मिल गई, वह आपने बता भी दिया। अब यह कानून जो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यह लागू कब से हुआ था? आपसे यही सवाल पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2024, ऑप्शन सी 13 जुलाई 2024, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2023। कब से यह लागू हुआ, किस तारीख से यह लागू हुआ, यही आपको बताना है। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 जुलाई 2024। क्वेश्चन नंबर 3, टू विच एरियाज डज द BNSS extend? Options are option A whole of India except जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, ऑप्शन सी ओनली यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन डी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी is correct. Whole of India except Nagaland and tribal areas subject to exceptions. Question number 4. Which chapters of the BNSS generally do not apply to the state of Nagaland and tribal areas? Options are option A chapters 8, 10 and 11. Option B chapters
9, 11 and 12. Option C, chapters 2, 3 and 4. Option D, all chapters apply. इनमें से कौन सा चैप्टर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होता है? यही आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट। चैप्टर्स 9, 11 एंड 12, ठीक है, of the BNSS generally do not apply to the state of Nagaland and tribal areas. Question number 5. What is meant by tribal areas under section 1 of the BNSS? यही पूछा गया है आपसे, ठीक है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए म्युनिसिपल एरियाज ऑफ शिलोंग, ऑप्शन बी म्युनिसिपल एरियाज ऑफ मिजोरम, ऑप्शन सी areas in Assam specified under paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution, option D entire state of अरुणाचल प्रदेश। आपने अगर मेरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो बहुत ही डिटेल में मैंने इस टॉपिक को कवर किया था आपके लिए, इसलिए एक सीक्वेंस में मैंने जो आपका ट्राइबल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैंने आपके लिए तैयार किया और इससे सवाल आता ही आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एरियाज इन असम स्पेसिफाइड अंडर पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, as per chapter 2 of the BNSS, what is the primary subject matter? Options are option A powers of courts, option B constitution of criminal courts and offices, option C arrest of persons, option D processes to compel apprehension. Power of courts, constitution of criminal courts and offices, arrest of persons, process to compel apprehension. एज पर चैप्टर 2, अगर आपको चैप्टर 2 ध्यान में होगा आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। चैप्टर 2 मैंने इन डिटेल आपके लिए कवर कर रखा है। अपने को पढ़ना वही है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। इन डिटेल मैंने आपके लिए कवर कर रखा है यह टॉपिक। अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं, अभी आप एमसीक्यू अभी ध्यान दीजिए इधर। अभी जितना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कीजिए। मैंने एक तरीके से एक रिलेट करने के लिए आपको मैंने बता दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, बेल अंडर द BNSS मीन्स द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, ठीक है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ओनली, ऑप्शन बी a person suspected of commission of an offense only, option C a person convicted of an offense only, option D both a person accused of and a person suspected of commission of an offense। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए कितना सवाल बहुत ही सिंपल है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ऑप्शंस को थोड़ा-सा ट्रिकी बनाया जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, प्रॉपर्ली गो थ्रू हुए होंगे टॉपिक से, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। टर्म को समझिए, यहाँ अ पर्सन एक्यूज्ड लिखा है, ऑप्शन सी में अ पर्सन कन्विक्टेड लिखा है। ऑफ एन ऑफेंस ओनली, ऑफ एन ऑफेंस ओनली, यहाँ एक्यूज्ड है, यहाँ कन्विक्टेड है ना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एंड अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु इज हु इज empowered to grant bail under the BNSS? Options are
Option A, only the court. Option B, only a police officer. Option C, only the public prosecutor. Option D, both the court and a police officer. बताइए बताइए बोथ द ऑप्शन डी यस बोथ द कोर्ट एंड अ पुलिस ऑफिस बिल्कुल बहुत बढ़िया देखिए इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना यही पैटर्न रहेगा थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगा आपका लेकिन क्वेश्चन यही आने वाला है अब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ठीक है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था अब यहाँ सेक्शन बेस्ड आ गया आपका उससे पहले टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर है ना ट्राइबल एरियाज को लेकर असम को लेकर सेक्शन 1 को लेकर अब यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 9 विच सेक्शन ऑफ द BNSS डिफाइंस बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या है सही जवाब बताइए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इन डिटेल बताया है डेफिनेशन पार्ट को डेफिनेशन पार्ट से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ठीक है इसमें बताया गया है डिफाइन किया गया है व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 a bailable offense means an offense which is options are option A one in which bail is a matter of right option B shown as bailable in the first schedule of the BNSS option C made bailable by any other law for the time being in force option D all of the above इत्मीनान से देखिएगा ठीक है बताइए है ना सब ठीक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा उस हिसाब से ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 in a non-bailable offense the grant of bail is options are option A absolutely prohibited by law option B discretionary with the court according to established principles option C permissible only after commencement of trial option D within the exclusive power of the high court in a non-bailable offense the grant of bail is क्या होगा हाँ तो ऑप्शन बी इज करेक्ट डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट अकॉर्डिंग टू स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह के भी लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना अपना यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाना पढ़े होंगे तो लॉजिक आप खुद लगा सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज one in which a police officer may options are option A arrest only after obtaining a warrant option B arrest without a warrant option C investigate only after magistrate's order option D arrest only with permission of the sessions court
देखिए कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि सीधा-सीधा तो आपको हर वक़्त सवाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, वॉइस प्रॉपर आ रही है? A cognizable offense is one in which a police officer may arrest without warrant. कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक तो है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ठीक तो है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैव द पावर टू, ऑप्शंस आर, कॉग्निजेबल केस है, ठीक है ना। ऑप्शन ए, investigate and arrest without warrant, arrest only after obtaining permission from a magistrate, investigate only after informing the magistrate, investigate on but not arrest without warrant। तो क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंसेस इन विच पुलिस हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। उसके हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, under section 2 subsection 1 clause o of the BNSS, a non-cognizable offense implies that the police have, options are, option A authority to arrest without warrant। ध्यान दीजिएगा यहां पर पूछा गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो ठीक है, ठीक। नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ऑप्शन सी authority to arrest only with approval of the DSP, option D authority to register FIR without permission। क्या है सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, आप बताइए। अपने, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हमने अपने पढ़ा था ना हमने, ये अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये किसके लिए था आपका? तो यह था आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर। यहां आपसे पूछा गया नॉन कॉग्निजेबल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, who can authorize investigation into a non-cognizable offense? Options are, option A any magistrate in India, option B any sessions judge, option C the magistrate having jurisdiction to try the case, option D the district magistrate only। Who can authorize investigation into a non-cognizable offense? Right answer is option C is correct, the magistrate having jurisdiction to try the case। Question number 16, a complaint under the BNSS means an allegation made orally or in writing to whom? Options are a police officer, a magistrate, the high court, the sessions court। Right answer is, बताइए। क्या होगा सही जवाब यहाँ पर? ठीक है, और मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्लेंट? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए प्रोटेस्ट पिटिशन, ऑप्शन बी ज्वाइंट कंप्लेंट, ऑप्शन सी पुलिस रिपोर्ट, ऑप्शन डी ओरल एलिगेशन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? प्रोटेस्ट पिटिशन होगा, ज्वाइंट कंप्लेंट होगा, या पुलिस रिपोर्ट होगा, या ओरल एलिगेशन होगा। एक्सक्लूडेड टर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कंप्लेंट में इसमें से क्या चीज शामिल नहीं होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ पुलिस रिपोर्ट discloses only a non-cognizable offense after investigation, it shall be deemed to be a final report, an inquest report, a complaint, a charge sheet। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ कंप्लेंट। क्वेश्चन नंबर 19, who conducts an inquiry under the BNSS? Options are, option A police officer, option B
मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑप्शन डी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आपने इंक्वायरी को अच्छे से समझा होगा, अगर क्लास को आपने अटेंड किया होगा, तो इसमें आसानी से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं जो टर्म है। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसका काम है, तो इन्वेस्टिगेशन काम है पुलिस ऑफिशियल्स का। ठीक है, और आईओ भी क्या है, आईओ भी अब आपका हो गया पुलिस ऑफिशियल हो गया। अब पुलिस ऑफिसर भी क्या होते हैं, ये भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम ही नहीं होता है, न इंक्वायरी करना है उनको और न ही उनको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो यहाँ बचते कौन है, तो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20, what is the primary purpose of an inquiry conducted by a magistrate? Options are option A to convict the accused, option B to ascertain whether a prima facie case exists, option C to collect evidence for the police, option D to pronounce final judgment। बताएं। तो इसका सही जवाब होगा, खुद देखिए ना, इंक्वायरी है, इनिशियल स्टेज है, तो कन्विक्शन का तो आधार बनेगा नहीं, फर्दर प्रोसेस है। एविडेंस का काम यहाँ पर करना नहीं है क्योंकि ये पुलिस का काम है अपना, है ना। फाइनल जजमेंट अभी हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू असर्टेन वेदर अ प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, under the BNSS, an inquiry is a proceeding which is, options are option A trial, option B other than a trial, option C conducted only by the police, option D conducted only by the high court। इंक्वायरी ट्रायल होगा क्या, यह इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, वेदर इंक्वायरी इज पार्ट ऑफ ट्रायल और नॉट। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, अदर देन अ ट्रायल, बिकॉज इंक्वायरी इज अ प्री ट्रायल स्टेज। ठीक है, ट्रायल से पहले का यह स्टेज होता है इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 22, when a magistrate examines the complainant and witnesses after receiving a complaint, he is conducting which proceeding? Options are option A investigation, option B trial, option C inquiry, option D appeal। यहाँ मैजिस्ट्रेट क्या काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं व्हेन अ मजिस्ट्रेट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट। जैसे ही कोई कंप्लेंट या परिवाद कहा जाता है, परिवाद अगर दायर होता है उसके बाद क्या काम होता है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जा रहा है, तो एग्जामिन किया जा रहा है कंप्लेनेंट को। ठीक है, और जो गवाह है, विटनेसेस हैं। तो यह जो प्रोसीडिंग है, पूरी प्रोसीडिंग है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ये प्रोसीडिंग की जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, ट्रायल कहेंगे, इंक्वायरी कहेंगे या अपील कहेंगे, यही आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंक्वायरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, हु कंडक्ट्स एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द BNSS? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी कोर्ट, ऑप्शन सी पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हु कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, तो ये मैंने बताया ही था आपको। तो किनका काम है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो यह काम है, बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग? इनमें से कौन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है? ऑप्शंस आर ऑप्शन इंक्वायरी, ऑप्शन बी ट्रायल, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन डी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें यहाँ पर, तो इन्वेस्टिगेशन किन के द्वारा किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा। तो जो काम पुलिस ऑफिशियल्स का है वह जुडिशियल प्रोसीडिंग आपका
नहीं होगा, तो राइट आंसर है उस लिहाज से ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्वेश्चन नंबर 25, a summons case relates to an offense punishable with imprisonment for a term. Options are option A exceeding 2 years, option B not exceeding 2 years, option C exceeding 7 years, option D punishable only with fine। बताइए, राइट आंसर होगा आपका समन्स केस। इस लिहाज से होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट एक्सीडिंग 2 years। A summons case relates to an offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, a warrant case relates to an offense punishable with which of the following punishments: death only, imprisonment for life only, imprisonment for a term exceeding 2 years, all of the above। Right answer is option D is correct, all of the above। Question number 27, which is included within the definition of victim under the BNSS? Options are option A, a person who has suffered any loss or injury due to the offense। ठीक है, ऑप्शन सी द लीगल हियर ऑफ सच पर्सन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, which section of the BNSS defines audio video electronic means? Options are option A section 2 subsection 1 clause A, option B section 2 subsection 1 clause B, option C section 2 subsection 1 clause B, option D section 2 subsection 1 clause W। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में पूछा गया है, इसे किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? राइट आंसर इज, इसको क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पहला ही डेफिनेशन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। Question number 29. Electronic communication under the BNSS includes which of the following forms? Options are written communication, verbal communication, pictorial and video communication, all of the above। बताइए। देखिए गर्मी बहुत है तो पानी पीते रहिए, है ना। बोलते बोलते थोड़ा मुंह जो है सूख जाता है एकदम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द above। Question number 30. Under which provision of the BNSS is the term offense defined? Options are option A section 2 subsection 1 clause P, option B section 2 subsection 1 clause Q, option C section 2 subsection 1 clause S, option D section 2 subsection 1 clause W। ऑफेंस को इनमें से किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो राइट आंसर इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज Q। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर विच सेक्शन इज द टर्म पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज W, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज T, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज P, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज Q। पुलिस रिपोर्ट इनमें से किस सेक्शन और क्लॉज में डिफाइन किया गया है? तो देखिए मैं एक ट्रिक अपनाता हूं इसमें। पुलिस रिपोर्ट लास्ट में रिपोर्ट में टी आता है, बस
ये टी को ध्यान रखना, रिपोर्ट वाले टी को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, a public prosecutor under the BNSS includes which of the following persons? Options are a person appointed under section 18, option B a person acting under the discretion of the public prosecutor, option C both A and B, option D only a government advocate. बताएं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है। ये थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी कई सारे सेशंस हैं आपके, मैं चाह रहा हूं कि सब रिवाइज एक बार हो जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर विच प्रोविजन इज द टर्म लोकल जुडिशियल डिफाइंड? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एम, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एस, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज एक्स। ठीक है, बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, words and expressions used but not defined in the BNSS shall have the meanings assigned to them under which laws? Options are, option A भारतीय न्याय संहिता 2023, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अच्छा, सीपीसी भी आपका आ रहा है। ठीक है ना। तो सीपीसी का मैंने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपके लिए कवर कर दिया, तो इसका एक बार और हम लोग एक सेशन लेंगे। ठीक है ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ऐसे टर्म या एक्सप्रेशन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन नहीं है ना, तो अगर उसको डिफाइन किया गया है आपका भारतीय न्याय संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसका उस उस मीनिंग को हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड, इस्तेमाल तो किया गया है यहाँ पर प्रोसीडिंग में या जो भी फर्दर जितने भी सेक्शंस हैं, लेकिन उसको डिफाइन अगर नहीं किया गया है तो उसकी मीनिंग जो दी हुई है बी एन एस में, भारतीय न्याय संहिता में और आईटी एक्ट में, उसको वही मीनिंग मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, दिस सेक्शन ऑफ द BNSS कंटेन्स द सेविंग क्लॉजेस? सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 36, section 6 of the BNSS primarily deals with which subject? Territorial jurisdiction, class of criminal courts, powers of magistrate, appointment of public prosecutor. Right answer is option B is correct, classes of criminal courts. Question number 37, besides the High Court, how many classes of criminal courts are established under the BNSS? यानी हाई कोर्ट के अलावा और कितने हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। 4 क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा और 4 क्रिमिनल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर द BNS? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, रिवेन्यू कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कोर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिवेन्यू कोर्ट। रिवेन्यू कोर्ट क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, विच क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट existing under the CRPC has been omitted in the BNSS? Options are, option A metropolitan magistrate, option B special magistrate, option C judicial magistrate second class, option D executive magistrate. Right answer is ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यह टर्म जो है सीआरपीसी में था, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसे ओमिट कर दिया गया, यानी यह नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, who has the authority to alter the limits of territorial divisions and districts under the BNSS? Options are, option A central government, option B High Court, option C state government after consultation with the High Court, option D Supreme Court. Right answer is ऑप्शन, देखिएगा इस क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे, देखिए इसको इत्मीनान।
Option C is correct. State government after consultation with the High Court. Question number 41. Who establishes a court of session for every session division? Options are option A High Court, option B Governor, option C State Government, option D Central Government. राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट। इन डिटेल मैंने समझाया है इस पूरे टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 42, हु अपॉइंट्स द सेशंस जज अंडर द BNSS? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट। बताइए अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 43, इन द एब्सेंस ऑफ द सेशंस जज हु मे डील विद अर्जेंट एप्लीकेशंस? असिस्टेंट सेशंस जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 44, हु अपॉइंट्स द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट? गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेशंस जज। बताइए राइट आंसर इज बिल्कुल इनके भी हाई कोर्ट ही होंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू whom? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेशंस जज, ऑप्शन बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एलिमिनेट करते जाइए, अपने आप जवाब मिल जाए। एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉट सेशंस जज, नहीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक हिरार्की बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, हु अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर। इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर इज, यहाँ टर्म इस्तेमाल किया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएंगे तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर सबऑर्डिनेट टू whom? सेशंस जज, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सवाल सीधा है, थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी बनाने के लिए तो कर दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको अगर जवाब पता होगा तो ये सब अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में एडीएम, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 48, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ध्यान से देखिए, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद whom? ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, लॉ डिपार्टमेंट। बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद whom? बताइए हाई कोर्ट। ठीक है। Question number 49. A person is eligible to be appointed as a public prosecutor if he has been in practice as an advocate for at least how many years? 5 years, 6 years, 7 years या फिर 10 years? यही पूछा गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 years। क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चंस और आपके बचे हुए हैं। What is the minimum legal practice required for appointment as a special, not only public prosecutor, special public prosecutor? 7 years, 8 years, 10 years या 15 years? राइट आंसर इज, यहाँ पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एक्सपीरियंस को लेकर पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, अगर सिंपल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछा जाएगा तो 7 years, अभी इससे पहले जो हमने जवाब देखा था। ठीक है। और अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछा जाएगा तो 10 years होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, who may appoint a police officer as an assistant public prosecutor when no regular assistant public prosecutor is available for a particular case? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सेशंस जज। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, जब पुलिस ऑफिशियल्स को एज एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर उनकी अपॉइंटमेंट की बात हो तो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिमाग और कहीं लगाना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, in which of the following situation can a police officer not be appointed as an assistant public prosecutor? ठीक है। Options are option A if he is below the rank of inspector, option B if he has participated in the investigation of that case, option C both A and B, option D if he is above the rank of सब इंस्पेक्टर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और if he has
पार्टिसिपेटेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट केस। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, वह आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच अथॉरिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 54, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53, ये हो गया 54। चलिए, what is the minimum legal practice required for appointment as deputy director of prosecution? 7 years, 10 years, 15 years, 20 years, A, B, C, D, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। राइट आंसर इज ऑप्शन 7 years, 10 years, 15 years या फिर 20 years। सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 15 years। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए थोड़ा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई सारे सेशंस हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपका सारा कवर हो जाए। आप नहीं तो क्या कीजिएगा, वीडियो जब देख रहे होंगे आप, तो आप थोड़ा सा स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पॉज करके आप जवाब देखिए, उसके बाद उसको टैली कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस मे द हाई कोर्ट पास अंडर द BNSS? डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ या फिर फाइन ओनली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई लिमिट नहीं, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट में अ सेशंस जज इम्पोज? देखिए कितना बढ़िया सीक्वेंस बना हुआ है। ऑप्शंस आर डेथ सेंटेंस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, ऑल ऑफ द एबव। क्या है सही जवाब बताइए? राइट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 57, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू व्हाट मैक्सिमम टर्म, 5 years, 7 years, 10 years, लाइफ इम्प्रिजमेंट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितने साल तक की सजा दे सकते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इज बिल्कुल, कई बार हमने पढ़ चुका है इसे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7 years। क्वेश्चन नंबर 58, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years, 5 years, 7 years, 10 years। देखिए आपका जीके जीएस मैं चाह रहा हूँ एक बार और सब कुछ करवाना, इसलिए प्लीज थोड़ा सा फास्ट कीजिए, है ना। आप ये मत सोचिए कि सर इतना फास्ट क्यों ले जा रहे हैं, मेरी मजबूरी है, अभी सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 years, क्योंकि अब देखिए जीके जीएस चारों का कि आपका स्कोरिंग फैक्टर वही डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन वही डिसाइड करेगा, है ना, आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन वही डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट मे बी इम्पोज्ड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडर द BNSS? 10,000, 25,000, 50,000, नो लिमिट, ए बी सी डी बताइए। बिल्कुल, अभी नए कानून में क्या है, बढ़ गया ये, ₹50,000। Question number 60. Community service as a punishment has been introduced under which provision of the BNSS? Explanation to section 22, section 24, explanation to section 23, section 25। बताइए। न्यूली इंट्रोड्यूस पनिशमेंट है ये कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23। क्वेश्चन नंबर 61, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में अवार्ड इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, कितना मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं? 1 year, 2 year, 3 years, 6 months। बताइए। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अवार्ड इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, एक साल से ज़्यादा वो सजा नहीं दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 years और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 years। 62, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट मे बी इम्पोज्ड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास? 5,000, 10,000, 25,000, 50,000। राइट आंसर इज 10,000। क्वेश्चन नंबर 63, in a single trial involving multiple offenses, the aggregate sentence of imprisonment shall not exceeding 14 years, 20 years, 25 years, life imprisonment। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20 years। क्वेश्चन नंबर 64, अंडर Under Section 33 of the BNSS, every person is legally bound to assist a magistrate or police officer in which of the following situations? Options are option A, preventing the escape of a person, option B, preventing a breach of peace, option C, preventing injury to public property, option D, all of the above। Right answer is सभी सिचुएशन में है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65, Section 35. Section 35 of the BNSS primarily deals with which subject? Options are option A, arrest by a magistrate, option B, when a police officer may arrest,
without warrant. Option C, arrest by a private person. Option D, arrest on refusal to disclose name and addresses. Right answer is option B is correct. When a police officer may arrest without warrant. Question number 66. A police officer may arrest a person without a warrant in which of the following situations? Options are: option A, when a cognizable offence is committed in his presence. Option B, when the person is proclaimed offender. Option C, when the person obstructs a police officer in discharge of official duty. Option D, all of the above. तो इसका सही जवाब क्या होगा? All of the above होगा. Option D is correct here. Question number 67. Under section 35, subsection 7, no arrest of an aged or infirm person for an offence punishable with less than 3 years shall be made without the permission of an officer not below the rank of Inspector of Police, Deputy Superintendent of Police DSP, Superintendent of Police SP, Sub Inspector of Police. A, B, C, D, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए. Right answer is DSP. Option B is correct. Deputy Superintendent of Police. Question number 68. A memorandum of arrest must be attested by at least whom? Options are: option A, 2 independent witnesses. Option B, 1 witness who is either a family member or a respectable person of the locality. Option C, a gazetted officer only. Option D, the complainant only. Right answer is option B is correct. 1 witness who is either a family member or a respectable person of the locality. Question number 69. Within what period must a private person hand over an arrested person to the police? 24 hours, 12 hours, 6 hours immediately after arrest without any specified time limit. बताइए. Right answer is option C, 6 hours. Question number 70. When may a magistrate arrest a person within his local jurisdiction when any offence is committed in his presence? Only when a cognizable offence is committed. Option C, only when a non-bailable offence is committed. Only on a written request from the police. बताइए. Option A is correct. When any offence is committed in his presence. Question number 71. Under the BNSS, handcuffs may be used by the police for which of the following categories of accused? Options are: option A, habitual offenders. Option B, terrorist. Option C, person accused of certain drug related offenses. Option D, all of the above. Right answer is सभी के मामले में होगा ना. Option D is correct. All of the above. Question number 72. Under section 47 of the BNSS, a person arrested without a warrant must be informed which of the following: grounds of arrest, right to bail where the offence is bailable, both A and B. बताइए. ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी होगा, बेल को लेकर भी होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 73. Which section of the BNSS provides for the medical examination of an accused at the request of a police officer? Section 51, Section 52, Section 53, Section 54. A, B, C, D. Right answer is option A is correct. Section 51. Question number 74. A person arrested without a warrant must be produced before the nearest magistrate within what period? 12 hours, 24 hours, excluding the time necessary for the journey. Option C, 36 hours. Option D, 48 hours. The right answer is option B is correct. 24 hours, excluding the time necessary for the journey. Question number 75. A test identification per TIP, in short, forms part of which stage of criminal proceedings? Options are: option A, trial. Option B, inquiry. Option C, investigation. Option D, appeal. क्या होगा? राइट आंसर इज टीआईपी किसके द्वारा करवाया जाता है? पुलिस के द्वारा करवाया जाता है ना, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट. टीआईपी किस चीज का पार्ट है? इन्वेस्टिगेशन का. चलिए, क्वेश्चन नंबर 76. अंडर सेक्शन 64 ऑफ द BNSS, a summons may be served through which of the following modes? Personal service only, electronic communication only, both personal service and electronic
communication, registered post only. So right answer is option C is correct. Both personal service and electronic communication. Question number 77. If the person to be summoned cannot be found, the summons may be served upon whom? Any neighbor, an adult member of the family residing with the person, a domestic servant, the village head only. The right answer is option B, an adult member of the family residing with the person. Question number 78. Question number 78. An arrest warrant issued under the BNSS remains in force until which of the following event occurs? 6 months only have elapsed, 1 year has elapsed, it is executed or cancelled by the court, the accused surrenders voluntarily. बताइए. Right answer is option C is correct. It is executed or cancelled by the court. या तो कोर्ट की तरफ से कैंसिल किया जाएगा या फिर इसका एग्जीक्यूशन होगा. एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होगा? वारंट जो इश्यू हुआ है उसमें अरेस्टिंग होगी. ठीक है, चलिए, अभी तक वो प्रभावी रहेगा. Question number 79. A written proclamation requiring an absconding person to appear before the court must specify a period of not less than how many days? 15 days, 30 days, 45 days, 60 days. बताइए. Right answer is option B. Yes, 30 days. Question number 80. What is meant by transit remand under criminal procedure? Transfer of prisoners from one jail to another, transfer of criminal case from one court to another, authorization to take an accused from one state to another by the police. Option D, transfer of a convicted person to rehabilitation center. Right answer is option C is correct. Authorization to take an accused from one state to another by the police. Question number 81. Chapter 7 of the BNSS primarily deals with which subject? Options are option A, security for keeping peace, option B, process to compel the production of things, option C, public nuisance, option D, maintenance proceedings. Right. Right answer is option B is correct. Process to compel the production of things. Question number 82. Section 95 of the BNSS authorizes the production of documents in the custody of which authority? The accused, the complainant, postal authority, district magistrate. Right answer is section 95. बहुत अच्छे से आपको मैंने पढ़ा रखा है. Right answer is section option C, postal authority. Question number 83. Who is empowered to issue a search warrant under the BNSS? Any competent court, only the chief judicial magistrate, only the sessions court, superintendent of police. बताइए. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट. ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल. क्वेश्चन नंबर 84. अंडर द BNSS, any property suspected to be stolen may be sold immediately by the police, seized by a police officer, seized only after permission of the High Court, ignored if its value is less than rupees 1000. Right answer is option B is correct. Seized by a police officer. Question number 85. A declaration of forfeiture made under section 99 of the BNSS may be set aside by which court? Court of Session, High Court, Chief Judicial Magistrate या फिर Supreme Court. तो right answer होगा option B, High Court. Question number 86. A show cause notice for attachment property under section 107 of the BNSS ordinarily issued for how many days? 7 days, 10 days, 14 days या फिर 30 days. Right answer is बताइए. क्या होगा? 7 days, 10 days, 14 days या फिर 30 days. सेक्शन 107 के तहत. राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, 14 days. क्वेश्चन नंबर 87. The expression contracting state under the BNSS refers to which of the following? Any state within India, a foreign country having a treaty or arrangement with the central government of India, only neighboring countries of India, only SAARC member states. Right answer is option B, a foreign country having a treaty or arrangement with the central government of India. Question number 88. Who is appointed for the management of seized or forfeited property under the BNSS? Sessions Judge, District Magistrate, Superintendent of Police,
registrar of the High Court, who is appointed for management of the seized or forfeited property under the BNSS. बताइए. Option B is correct. District Magistrate. Question number 89. Under Section 125 of the BNSS, security for keeping peace upon conviction may be ordered by whom? Judicial Magistrate First Class, Executive Magistrate, District Magistrate only, High Court only. क्या है सही जवाब बताइए. Option A is correct. Judicial Magistrate First Class. Question number 90. What is the maximum period for which security for keeping peace upon conviction may be ordered? 1 year, 2 year, 3 year या 5 years? A, B, C, D. 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए. What is the maximum period for which security for keeping peace upon conviction may be ordered? Option C is correct. 3 years. ठीक है, कितना है? 3 years. Question number 91. Under section 126, under section 126 of the BNSS, an executive magistrate may require a person to execute a bond for keeping peace for a period not exceeding 6 months, 1 year, 2 years, 3 years. बताइए. Right answer is 1 year. Option B is correct. Question number 92. For habitual offenders, the maximum period for requiring security for good behavior is 1 year, 2 years, 3 years या फिर 5 years. Right answer is option C is correct. 3 years. Question number 93. Section 144 of the BNSS primarily deals with which subject? Unlawful assembly, public nuisance, maintenance of wife, children and parents, urgent cases of maintenance. बताइए. Option C is correct. Maintenance of wife, children and parents. Question number 94. Under section 144 of the BNSS, can a major married daughter ordinarily claim maintenance from her father? Options are option A, yes in every case. Option B, yes if she is unemployed. Option C, no as a general rule. Option D, yes until she attains the age of 25 years. Right answer is option C, no as a general rule. Question number 95. A divorced wife is entitled to receive maintenance from her former husband until which event occurs? She secures employment, she remarries, 5 years have elapsed from the date of divorce, her children attain majority. Option B is correct. She remarries. ठीक है, option B is correct. Question number 96. What is the maximum monthly maintenance that may be awarded under section 144 of the BNSS? Rupees 5,000, rupees 10,000, rupees 50,000. There is no statutory upper limit. It is left to the magistrate. Option D is correct. Question number 97. What is the primary feature of a zero FIR under the BNSS? It can be registered only at the police station having territorial jurisdiction. Option B, investigation can begin even if the offence occurred outside the police station's jurisdiction. Option C, it can be registered only with the permission of the magistrate. Option D, it applies only to offences punishable with death or life imprisonment. बताइए. Option B is correct. Investigation can begin even if the offence occurred outside the police station. Question number 98. An electronic FIR must be signed by the informant within what period? 24 hours, 3 days, 7 days, 15 days. राइट आंसर हो जाएगा इसका. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन बी. लाइक पूरा क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने तैयार किया है. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 डेज. एक बार इत्मीनान से पूरे सेशन को देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 99. अंडर सेक्शन 176 ऑफ द BNSS, in offences punishable with imprisonment of 7 years or more, the police must ensure which of the following: presence of a defense lawyer during investigation. Option B, visit
ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट टू द क्राइम सीन, ऑप्शन सी पर्सनल इंस्पेक्शन बाय द मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी प्रायर कंसल्टेशन विद द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विजिट ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स टू द क्राइम सीन। लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, विच कोर्ट अलोन possess the inherent powers recognized under the BNSF? एनी क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है आपका? इनहेरेंट पावर जब भी आएगा तो यहाँ पर हाई कोर्ट आएगा। क्या आएगा? हाई कोर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। और थोड़ा-सा मैंने फ़ास्ट सेशन आपके लिए कवर किया है यहाँ पर। उसका कारण है कि अभी जस्ट इस सेशन को ख़त्म होने के बाद मैं फिर आपके लिए अगले टॉपिक पर काम करूँ, और मैं चाहता हूँ कि सबके आप 100 क्वेश्चंस एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज़ कर लें। इसलिए यह रैपिड फायर जो मैराथन आपका है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपका एक बार रिवाइज़ हो जाए, चीज़ें आपके सामने विज़ुअलाइज़ हो जाएँ, क्योंकि मेरी पूरी इच्छा है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, और उससे पहले आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा, है ना? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।